पत्रकार साथियों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। आज हिमाचल कांग्रेस के राजीव भवन में खास प्रेस वार्ता के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया है। मैं परिचय कराना चाहती हूँ आज की प्रेस वार्ता में मुख्य प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पूर्व सेना विभाग के हमारे प्रभारी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय मेजर जनरल धर्मवीर राणा जी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित है। आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। आपको सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। आपको वरिष्ठ सेवा मेडल राष्ट्रपति 3 पदकों से आपको सेना में सम्मानित किया जा चुका है। आपका आज इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करती हूँ। और अभी पता चला आपकी आज शादी की सालगिरह भी है, तो हम आपको शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं। हमारे साथ पूर्व सेना के अधिकारी के रूप में उपाध्यक्ष एसके सहगल जी उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में आज की प्रेस वार्ता में पूर्व कैप्टन किशन ठाकुर जी भी उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। पूर्व सैनिक रामलाल ठाकुर जी का भी स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूर्व सैनिक मान सिंह जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। पूर्व सैनिक जगदीश कुमार जी का भी मैं आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। पूर्व सैनिक हीरा सिंह ठाकुर जी का भी आज इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करती हूँ। मैं आप सीधे आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य वक्ता मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा जी को किसी ना आज मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग की तरफ से समस्त मीडिया के जो बंधु भाई बंधु यहाँ पर आए हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप लोगों ने हमारी समय निकाला, हमारी बातें लोगों तक पहुँचाने की, इस प्रदेश के वासियों तक पहुँचाने की, आपका हार्दिक धन्यवाद। मेरी तरफ से सबको जय हिंद। आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, 2 मुख्य बिंदुओं पर मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहला जो हमारा एक्सेप्ट का कंसर्न है वो हमारे जो युवा इस प्रदेश के जो सेना में भर्ती के लिए आए दिन रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके इश्यू से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ एक बातें छुपाई जा रही है मीडिया से, लोगों से छुपाई जा रही है, उन बातों को मैं पूरी तरह से खुलासा करना चाहता हूँ। और दूसरा जो एक्सटेंशन है, चाहे वो देश में है और देश में है, उनके जो इश्यूज है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, उनको भी मैं आज आपके माध्यम से हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो भाइयों और मेरी यहाँ बहनें भी हैं, ये देवभूमि वीर भूमि, इसका बहुत लोगों को कम इसकी पता है। वीर भूमि इसलिए क्योंकि इस छोटे से देश, छोटे से प्रदेश के तकरीबन 70 लाख की आबादी वाले प्रदेश ने हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं, 1095 से ज्यादा। इससे अशोक चक्र सबसे पहले हमारे परमवीर चक्र यहाँ पर वो मेरे सोमनाथ शर्मा जी थे। तो विक्रम बत्रा, आप देखिए जिस सब नाम है वीर वालिया, उन सब ने हमारा और हमारे प्रदेशवासियों का सीना जो है चौड़ा किया, घर से चौड़ा किया। हम तकरीबन इस प्रदेश में 2000 के करीब, 2 लाख के करीब, 1,20,000 पूर्व सैनिक, तकरीबन 40,000 जो सेना में अभी कार्यरत है, 36,000 हमारे प्रदेश में विधवाएं हैं सैनिकों की, और तकरीबन 3,600 से ऊपर वीर नारियां हैं जो कि
जो कि सेना के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी पत्नियां, उनको भी लाया गया है। 2017 से 19 का जो एक आंकड़ा दिया गया, सेना में जाने वाले, पूरी सेना में जाने वाले हिमाचल का जो अनुपात था वो सबसे ऊपर था। ये आपको आंकड़े में पूरी तरह से देना चाहता हूं कि पूरे देश में जो आंकलन किया गया कि 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर कितने नौजवान सेना में जाते हैं। हमारा जो प्रदेश है वो पूरे देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन इंडियन आर्मी हुआ है, 402 10 लाख के पीछे। और यही मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूं यूपी का, जहां पर 10 लाख में से सिर्फ 37 युवा जो है वो फौज में भर्ती होते हैं। तो हमारी जो सैनिकों की वीर गाथाएं हैं, उनका जो पराक्रम है वो पूरे देश में और दुनिया में परिचित हो। अभी हमारी 2018-19 में तकरीबन 4202 यूथ सेना में गए, 4202, जो कि पूरे देश में तीसरे नंबर पर था। यूपी 6000, पंजाब 5000 और हमारे प्रदेश से 4202। हालांकि बाकी कई स्टेट हैं, उनमें से इतने लोग नहीं भर्ती हुए, क्योंकि यहाँ जज्बा ही हमें वो होता है कि जब पैदा होता है जवान, गांव में खेती करता है तो कहता है मैं सेना में जाना है और सेना में देश के लिए काम आना है। तो ऐसा जो जज्बा है उससे हमारे प्रदेश में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इतनी मात्रा में परमानेंट जॉब, वो भी पेंशनेबल जॉब देता है। सेना सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था आज तक, जब तक ये अग्निपथ योजना नहीं है। अग्निपथ योजना के बारे में अभी मैं विस्तार में आपसे बताऊंगा कि जो चीज छुपाई जा रही है, जो हमारे कंसर्न 2014 में जो ये बीजेपी सरकार हमारी भावनाओं के साथ खेलकर कि इनके लिए 1.1 पेंशन देंगे, इनके लिए ये दर्जा देंगे, वो दर्जा देंगे, आज उन्होंने हमारे प्रदेश के साथ और इस देश के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया। आप इस बात को समझिए, थोड़ा बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। पहले जो भर्तियां होती थी अगस्त 2022 से पहले, ये फिक्स क्लास वैकेंसीज के ऊपर होती है। फिक्स क्लास उसका ये होता है कि वैकेंसीज वर अलॉटेड एज पर द फिक्स क्लास शेयर ऑफ द स्टेट एज पर 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के ऊपर तो हमारी जैसे डोगरा रेजिमेंट है, बाकी रेजिमेंट्स है, जहां पर हमारा कोटा होता है और वहां पर सिर्फ हिमाचली ही लोगों को, डोगरा लोगों को ही दिया जाता है। लेकिन अब ये जो अग्निपथ योजना आई है, इसमें जो फिक्स क्लास कोटा को तब्दील कर उसे ऑल इंडिया ऑल क्लास में कर दिया गया। इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया ऑल क्लास मतलब हमारे प्रदेश के या किसी भी प्रदेश के जितने मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन वो होती है 17.5 से लेकर 21 साल तक की युवा पीढ़ी, मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन। तो जितने हमारे मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन होगी, हमें उतना ही शेयर सेना में जाने के लिए मिलेगा। तो जो हमारा अंदाजा है और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके दिल में जो गुस्सा है, रोष है, वो इसलिए है कि 4202 से हम अभी अगर ये ऑल इंडिया ऑल क्लास में आते हैं तो हमारी वैकेंसी सिर्फ 400 रह जाएगी। कितना बड़ा हमारे युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया था, वो एक झटके में खत्म कर दिया। सरकार इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे, कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा है। आज हम सैनिक गुस्से में हैं, वो पूर्व सैनिक गुस्से में हैं
कोई इस बात पे हमें बताए कि हमारा ये ऑल इंडिया ऑल कास्ट में प्रदेश में कितने लोगों को भर्ती किया जाएगा। मैं 2009 की बात करूं तब भी ये ऑल इंडिया ऑल कास्ट की बात चली थी, तो इसी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने, उन्होंने सेंटर को चिट्ठी लिख के कहा था कि हिमाचल को ऑल इंडिया ऑल कास्ट से बाहर रखा जाए। वो बात बीजेपी के एक मुख्यमंत्री उस समय बोल रहे थे, लेकिन आज हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, आज हमारे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हिमाचल से आते हैं, वो इस आवाज को क्यों नहीं उठा रहे हैं। मुझे और ये पूर्व सैनिक जो है हमारे, उन्हें इस बात पर बहुत रोष। ये जो योजना लाई गई इससे हमारी पूरी नौकरियों की क्षति होगी। उसके अलावा जो हमारे सेंटर के साथ इश्यू चल रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन की, भाइयों आज हमारा 2015 से 2019 तक इन्होंने वन रैंक वन पेंशन हमारी देनी थी, उसका ऐलान भी हुआ और हर कोई बीजेपी का प्रवक्ता, नेता, अभिनेता यही कह रहा है कि हमने वन रैंक वन पेंशन दी, जो कि 2019 से लंबित पड़ी थी। सेना के पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट से 2022 में फरवरी में इसका फैसला हुआ, उसके बाद सरकार ने 3 महीने का समय दिया। जून में भी वो नहीं दे पाए, उन्होंने और 3 महीने का समय दिया। सितंबर में भी नहीं दे पाए, फिर उन्होंने 3 महीने का फैसला। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो एमपीए हैं वो तो सुना लाखों करोड़ों में माफ हो जाते हैं, लेकिन देश के सैनिकों को उनका जो हक है वो क्यों नहीं दिया जाता। ये जो वन रैंक वन पेंशन के एरिया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये 8,000-10,000 से ज्यादा सरकार पर उसका बोझ पड़ेगा, लेकिन इसको भी रोका जा रहा है। सबसे बड़ा गुस्सा देश के सैनिकों को इस पर है कि 2016 में जब जंतर मंतर पर एक पीसफुल वहां पर एक ये हो रहा था सरकार के खिलाफ, तो इस सरकार ने हमारे पूर्व सैनिकों पर, वीर नारियों पर लाठीचार्ज किया। ये मिसाल पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में पहली एक ऐसी बात होगी जहां पे सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है, और वो भी निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। तो ये हालत हो रही है, तो इसलिए ये हमारी आवाज ये है कि सरकार वन रैंक वन पेंशन के एरिया से जितना जल्दी हो सकता है वो दे। इसके अलावा दूसरा जो गुस्सा है वो है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के ऊपर, ECHS, जिसके लिए हम सैनिक जब रिटायर होते हैं तो सरकार को पैसा देते हैं, वन टाइम प्रीमियम। एक ऑफिसर तकरीबन 1,25,000 देता है, एक जेएसओ तकरीबन 80,000 और एक जवान तकरीबन 45 से 50,000 सरकार को पैसा देता है उसको एक हेल्थ कार्ड में। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि क्रमवश 2019-20 से लेकर 2022-23 तक इस साल का जो बजट आया है तकरीबन 4,713 करोड़ का बजट जो है उसमें कम किया गया, और उसका नतीजा ये है कि ECHS पॉलीक्लिनिक्स में पैरासिटामोल और डिस्टिन के अलावा कोई दवाई नहीं मिल रही है, उनकी फंडिंग नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है दवाइयां खरीदने के लिए। हॉस्पिटल्स में जाएं वहां पर एडमिशन नहीं हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल से जो पुराने 3-4 साल के जो बिल है वो क्लियर नहीं कर पाई है। तो तीसरा सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि ये ECHS के लिए फंडिंग के लिए पहले अलग से प्रावधान होता था, पेंशन फंड में अलग से 6,000 करोड़ सरकार देती थी। अब उस फंड को सेना के रेवेन्यू फंड में डाल दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाना चाहूंगा। रेवेन्यू फंड जो है वो सेना में लोगों को तनख्वाह देने के लिए, वजियों को,
उनकी गाड़ियों में तेल डालने के लिए, उनके हथियारों के स्पेयर खरीदने के लिए, गाड़ियों के टायर खरीदने के लिए ये रेवेन्यू फंड के खर्चे होते हैं। और उसमें इतना 6,000 करोड़ का ऊपर से अगर सरकार ने अतिरिक्त बोझ डाल दिया तो वो तनख्वाहें देंगे, अपने स्पेयर खरीदेंगे या फिर इसी चीज की फंडिंग करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो इशू है जो कि सरकार के साथ में हम उठा रहे हैं। इससे बड़ा एक और धोखा हुआ डिसिप्लिनरी पेंशन के ऊपर। अगर सरकार जो भी सैनिक अपने कार्यकाल के दौरान एक्सरसाइज में, ट्रेनिंग में, कहीं पर भी खेल कूद में अपना अंक हो बैठा है, सरकार ने वो डिसेबिलिटी पेंशन जो उनको मिलती थी उसके ऊपर टैक्स लगाया। और वो टैक्स आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने 8 साल इसको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन वकीलों को सुना है। 2017 से 19 तक ये 20 तक 8 करोड़ जो है वकीलों को पैसे दे दिए गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी, उनके गुस्सा हुआ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि आप सेना में जो काम करने वाले जवान हैं उनकी भावनाओं के साथ ऐसे मत करिए। तब अनुदान में सरकार ने अपना सर्कुलर वापस किया। तो ये इस तरीके की बातें जो है ये वो सैनिकों के साथ हो रही है। इससे जो और बड़ी बात है जो कि मैं आपके जहन में लाना चाहता हूँ वो है जो हमारे कैंटोनमेंट्स हैं, जहाँ पर हमारी फैमिली रहती है, हमारे हथियार, एम्यूनिशन और सब कुछ रहता है, उनको इन्होंने पूरी तरह से सिविलियंस के लिए खोल दिया। देखिए हमें सिविलियंस के कैंटोनमेंट में आने से कोई गुरेज नहीं, लेकिन उन सिविलियन के देश में अगर पाकिस्तान के भेजे हुए टेररिस्ट अंदर आए और हमारा नुकसान करें, इस बात की सरकार परवाह नहीं कर रही। ये हमें गुस्सा है। आज जो कैंटोनमेंट के जो जमीनें हैं, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर आया, जबलपुर, बैंगलोर, जो कैंटोनमेंट की जो जमीनें हैं उनको कॉर्पोरेट लोगों को बेचा जा रहा है। ये एक सरासर हमारे ट्रेनिंग एरिया होते थे जहाँ पर हम मशक्कत करते हैं ताकि हम लड़ाई के या फील्ड एरिया में जाए, वहाँ पर इतनी जगह नहीं होती है, लेकिन उसको सरप्लस बनाकर उसको बाहर भेजे गए। कैंटोनमेंट जो है अभी लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन आई है, कैंटोनमेंट को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मर्ज कर दिया गया। यानी कि जो कैंटोनमेंट की जमीनें होती थी किसी भी स्टेशन में, अब सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उनका बदले और वही जमीनों में हम ट्रेनिंग करते थे, वही जमीनों में हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, वेपन ट्रेनिंग होती थी। और अब सिर्फ मिलिट्री एरिया जो रह जाएगा कैंटोनमेंट एरिया को निकालकर उसी में ही जवानों को सारा काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक बातें हैं जो कि सेंटर से स्टेट लेवल की बात करता हूँ। हमारे प्रदेश में जब मैं यहाँ पर 4 साल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा, मैंने हर हफ्ते हर 10 दिन सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, 7 डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, कोई भी वहां पर नहीं था। तो उनका कार्यभार एसी टू बीसी दे गए। एसी टू बीसी को फौजियों की पूरी उनकी रिक्वायरमेंट की जानकारी नहीं है, वो कैसे देखेंगे। अब वो अपॉइंटमेंट हुई है तो हमारे जो उनके दफ्तर हैं वहां पर पिछले 5 साल से 50% जो स्टाफ है उसके ऊपर काम चल रहा है। यहाँ पर जो सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजर होने चाहिए, एक मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ धर्मशाला में, तो वहां पर सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजर 9 होने चाहिए, सिर्फ 2। तो कैसे जो वेलफेयर जो है लोगों तक पहुंचेगा। तो सैनिक धर्मशाला नहीं पहुंच सकता है, तो ये सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजर वहां जाके उनके पास नहीं है। एक बहुत अहम मुद्दा है कि हर साल स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो आर्मी कमांडर हैं, वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड, इनके साथ में सिविल मिलिट्री लाइजर कॉन्फ्रेंस होता है। वो इसलिए किया जाता है कि जहां जहां हमें मोबाइल कैंटीन चाहिए, मोबाइल पीसीएस चाहिए, या जो भी सैनिकों की या पूर्व सैनिकों की मांगे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो है आर्मी के कमांडर तक पहुंचा सकती है। इस सरकार ने 5 साल हो गए, लेकिन इनको कोई भी सिविल मिलिट्री लाइसेंस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हमारे जो पूर्व सैनिकों के लिए 15% जो रिजर्वेशन है
उसमें भी तकरीबन 3000 जॉब जो हैं वो खाली पड़े हैं। खाली इसलिए पड़े हैं कि उनकी जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स है उनमें छोटी सी एक अमेंडमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं। जो खास करके मेडिकल कोर्स से वापिस आए हुए लोग जो कि अभी कोरोना के टाइम पे लैब असिस्टेंट लग सकते थे, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट लग सकते थे, उनके जॉब नहीं भरे गए हैं क्योंकि एक कंडीशन है कि उनका 12वीं क्लास मेडिकल सब्जेक्ट में होनी चाहिए। सेना में जो उन्होंने 20 साल काम करके आ रहे हैं वो जो डिग्री डिप्लोमा किए हैं उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको 12वीं क्लास जो है वो मेडिकल सब्जेक्ट में चाहिए। तो ये इतनी अपैथी है। मैं बात मतलब हर सेक्रेटरी लेवल से नेशनल लेवल पे हर लेवल पे बात की कि उसको बदली किया जाए आरएमपी रूल्स को, लेकिन बदली नहीं होता है। जो डिपेंडेंट है हमारे, जो जॉब नहीं भरे जाते हैं उनको 6 से 7 साल वो पद खाली रहते हैं, उसके बाद तो ये भी सरकार की एक नाकामी है। बार बार कहते रहे हैं कि डिपेंडेंट्स को भी साथ में ही जॉब अप्लाई कर रहे हैं। मेरे आखिर में इस सरकार से और सेंटर से कुछ एक सवाल है, क्या 1 रैंक 1 पेंशन हमें कब मिलेगी? कब 1 रैंक 1 पेंशन जो उसका डेफिनेशन था उस डेफिनेशन के मुताबिक एक पद पे रिटायर होने वाला, एक टोटल नंबर ऑफ सर्विस बराबर करने वाला, चाहे वो किसी भी डेट को रिटायर हुआ हो, उसको एक पेंशन मिलनी चाहिए। वो कब मिलेगी? इस सेक्शन की जो फंडिंग होगी जा रही है वो कब हमें वापस मिलेगी? हमारे पॉलिक्लिनिक्स में दवाइयां कब मिलेंगी? हॉस्पिटल्स में एडमिशन कब मिलेगी? जो कैंटोनमेंट खोले गए हैं, क्या ये सरकार किसी हादसे का इंतजार करेंगे उसके बाद बंद किया जाएगा? तो हमारी अपील है कि कैंटोनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए उनको बंद करना है और जो कैंटोनमेंट एरिया को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मर्ज किया है, हमारी अपील है उसको रोका जाए। और ये जो प्राइम आर्मी का जो जमीन है जो कि 1947 से हमारे पास है, उनको कॉर्पोरेट एरिया लोगों को बेचने के लिए ना दें। और इससे अलावा जो अग्निपथ की हमारा सवाल है, क्या ये सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले रही है या नहीं? हम ऐलान कर रहे हैं कि 2024 में हमारी सरकार आई तो अग्निपथ योजना को पूर्ण रूप से बंद कर पुरानी भर्ती योजना लागू करेंगे। ये प्रण लिया गया है और हमारी पूर्व अध्यक्षा रही सोनिया गांधी जी ने उसको अप्रूव किया है और हम करके दिखाएंगे। और जो जवान जिन्होंने 2018, 19, 20, 21 46,000 जवान जिन्होंने कि अपने भर्ती के फिजिकल टेस्ट पास कर लिए थे, रिटन टेस्ट की इंतजारी कर रहे थे और वो ओवर एज हो गए, उनका ख्याल इस सरकार को नहीं, ना सेंटर को है ना स्टेट उनके लिए कोई बातचीत करता है। तो हमारा सवाल ये है कि क्या उन नौजवानों को आज की सरकार उनको पुरानी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर उनको नौकरी देगी या नहीं देगी? इन बातों का हमें जवाब आज देना है। मेरी तरफ से यही है, इतना ही है। और आपको सवाल हो, एनी क्वेश्चन,